गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज़ में खिलजी वंश को देख रहे थे। ये खिलजी वंश का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इनका मूल नाम जो था अली गुरसब था। ये भारत का सिकंदर या सिकंदर द्वितीय भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि यह सिकंदर के भांति विश्व विजय का सपना रखता था। इसने सिकंदर सनी की उपाधि धारण की और अपनी उपाधि सिकंदर सनी की सिक्कों पर भी अंकित करवाया। साथ ही नासिर अमीर उल मोमिन यानी खलीफा का सहायक या यामिन उन खिलाफत, खलीफा का दाहिना हाथ इत्यादि उपाधि को भी ग्रहण किया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसका पहला शासक जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो खिलजी वंश का संस्थापक भी था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर उनकी राजगद्दी अपने नाम की थी, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है। अलाउद्दीन का जन्म 1250 ईस्वी में बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ, और उसका जो नाम था जूना मोहम्मद खिलजी था। इसके पिता का नाम साहिबुद्दीन मसूद था, पत्नी कमला देवी, और इसकी मृत्यु जो होती है 1316 ईस्वी में होती है। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया और जीत हासिल की। दक्षिण भारत में मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान ये करता है तथा एक व्यवहारिक नीति के अंतर्गत दक्षिण भारत पे शासन करता है। जैसे राजा तो कोई होता ही है, जो कोई और होता है, लेकिन वो टैक्स भेजता है अपना दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास। शासक बनने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां के नेतृत्व में मुल्तान का अभियान किया, जहां जलालुद्दीन के परिवार की हत्या करवा दी, यानी अपने ही परिवार की हत्या करा दी। चलो उसके बाद देखते हैं इसके साम्राज्य का जो विस्तार है उसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अभियान। पहले हम लोग उत्तर भारत के अभियान को देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का अभियान। मंगोल जो होते हैं, मंगोल लगातार दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अलग अलग शासकों के द्वारा हमला कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी भी दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के आक्रमण का जवाब दे रहा था, वो भी मुँह तोड़ जवाब दे रहा था, और साथ ही अपना लूटपाट और साम्राज्य विस्तार भी चालू रखा था। मंगोल की विशाल सेना को हराकर खिलजी सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर लेता है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब इस अभियान में देखेंगे जफ़र खां को। जफ़र खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है, और ये उत्तर पश्चिमी सीमा का नेतृत्व करता है, और मंगोल जो होते हैं इसे बहुत खौफ खाते हैं। जफ़र खां का नाम जो होता है मलिक हिजबुरुद्दीन यूसुफ होता है, और इसे जफ़र खान के नाम से भी लोग जानते थे। 1297 ईस्वी में जालंधर में मंगोलों से इसकी युद्ध होती है, जिसमें मंगोल पराजित होते हैं, और जफ़र खान इस अभियान में 20,000 से अधिक मंगोलियों को मार डालता है, और लगभग 3,000 मंगोलियों को दिल्ली दरबार में सुल्तान के सामने पेश करता है, जहां सुल्तान उन सभी की हत्या कर देता है। अब देखिए, जो मंगोल जो थे इनका इतिहास रहा है, जो पहले कहीं भी आक्रमण करते हैं तो पहले तो धन वगैरह जो लूटना था, लूटपाट करना था, वो कर लिए। साथ में वहाँ की सेना, वहाँ के राजा, वहाँ की प्रजा, इतनी प्रजा को मार देते हैं कि अगली 10 साल तक उतने लोग जन्म नहीं ले पाते हैं। तो उनको उन्हीं के भाषा में खिलजी जवाब देते थे। अब देखो, दिल्ली में जहाँ उनके शव को, मंगोलों के शव को दफनाया गया, वहाँ खिलजी ने एक किला बनाया जिसे सीरी का किला के नाम से जाना जाता है। 1298 में जफ़र खान ने सिंध में मंगोलियों को पराजित किया, और इस जंग में 2000 से अधिक मंगोलियों को और उसके जनरल के साथ कब्जे में ले लिया। अपने दो हार का बदला लेने के लिए 1299 ईस्वी में मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया तथा राजधानी को घेर लिया। और यहाँ पर ये तो होता है, जफ़र खां जो होता है उत्तर पश्चिमी सीमा पर होता है, और दिल्ली में जो वजीर होते हैं अलाउद्दीन के, वो इसे सलाह देते हैं कि आप फ़िलहाल मंगोलियों से समझौता कर लो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी होता है बहुत महत्वाकांक्षी आदमी, वो बोलता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और क्रोधित होता है, और वो जफ़र खां को बुलाता है और उसे यह मामला सौंप देता है। जफ़र खां जो होता है अलाउद्दीन का बहुत ही वफादार होता है, अपने पूरी शक्ति के साथ ये युद्ध लड़ता है, और परिणाम यही निकलता है कि मंगोलियों को पराजित करता है। और लेकिन इस युद्ध में जफ़र खां भी जख्मी हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस बात से ये मंगोली अनजान होते हैं, और इस डर से कि जफ़र खां अब जख्मी हो गया, आएगा तो क्या करेगा, वो क्या करते हैं, दिल्ली से 30 कोस पीछे हट जाते हैं, मतलब उस क्षेत्र को पूरा क्षेत्र छोड़ के पीछे हट जाते हैं। लेकिन अंततः जफ़र खां की मृत्यु हो जाती है, और जफ़र खां जो कब्र होता है वो गयासुद्दीन तुगलक के कब्र के बगल में होता है। यह जो गयासुद्दीन तुगलक है इसे गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। और ये जब गाजी मलिक के नाम से इसे जानते हैं, और ये भी खिलजी का सेनापति होता है।
जफ़र खां भी खिलजी का सेनापति होता है। और जब गाजी मलिक दिल्ली में खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना करता है और दिल्ली का सुल्तान बनता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसने एक शहर बसाया तुगलकाबाद, जहां इसका मकबरा है, वहीं पर जफ़र खां का भी मकबरा है। अब देखो, जफ़र खां के मृत्यु से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही दुखी होता है। तो वो क्या करता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे कुछ मंगोल आक्रमण करते हैं और वो दिल्ली के क्षेत्र में ही आके बस जाते हैं और इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। तो वही जो दिल्ली में इस्लाम धर्म को अपना के जो बसे थे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया, अलाउद्दीन इसे मंगोलों की साजिश बताता है और 1298 ईस्वी में अपनी सेना तैयार करता है और इन मंगोलियों को लगभग जो 30,000 के तादाद में होते हैं उन सभी की हत्या करवा देता है और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेता है। अब अगला अभियान होता है इनका 1299 ईस्वी में, जो इनका सबसे बड़ा अभियान होता है उत्तर भारत का, गुजरात के क्षेत्र में। उस टाइम वहाँ का जो शासक होते हैं राजा कर्ण बघेल होते हैं, उनकी पत्नी होती है कमला देवी, उनकी पुत्री होती है देवल देवी। और गुजरात का जो क्षेत्र होता है वो समुद्री सीमा से लगता है, तो वहाँ सूरत, भड़ौच, खैम्बे, खंभात जैसे बंदरगाह होते हैं और इस बंदरगाह से अरबी और ईरानी घोड़े का व्यापार होता है और भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो इस क्षेत्र में बहुत ही धन दौलत होता है। और दूसरी बात ये होती है कि खिलजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे अपना अधिकार कायम करना चाहता है, तो इसके लिए खिलजी उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजता है। जो सेना 1299 में दूधा और साथियों के हराते हुए जैसलमेर पे कब्जा जीतते हुए गुजरात पर आक्रमण करती है और गुजरात के राजा कर्ण बघेल को भी पराजित करती है। और कर्ण बघेल जो होता है अपनी पुत्री के साथ वहाँ से पलायन कर जाता है और पहुंच जाता है देवगिरी के राजा रामचंद्र देव इसे शरण देते हैं। अब छूट जाती है इनकी पत्नी, जो खिलजी के सेनापति के द्वारा बंदी बना ली जाती हैं। बंदी बनाकर इसे दिल्ली भेज दिया जाता है और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी इनसे विवाह कर लेता है और मलिका-ए-जहां की उपाधि देता है। और इसी गुजरात अभियान के दरमियान ही सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा जाता है। अब जो गुजरात के राजा होते कर्ण बघेल, उनके हाथ से तो गुजरात चला गया, तो एक छोटा सा बगलाना क्षेत्र बचता है जहाँ के वो राजा बनते हैं। अब गुजरात विजय के दरमियान खिलजी का जो सेनापति होता है नुसरत खां, वो लौट रहा होता है। लौटते वक्त गुजरात के गुलामों के बाज़ार में मलिक काफूर उन्हें मिलता है, जिसे वो खरीद लेता है। मलिक काफूर 7 फीट का हट्टा कट्टा युद्ध कौशल में निपुण ट्रांसजेंडर होता है, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। गुजरात विजय के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी होता है अलाई दरवाज़ा बनवाता है, जो कुतुब मीनार के सामने है। उसके बाद इनका अभियान होता है 1301 ईस्वी में रणथंभौर अभियान। यहाँ के शासक होते हैं हमीर चंद्र देव। अब ये क्या होता है कि मंगोल सैनिक मोहम्मद खान जो होता है उनको हमीर देव अपने यहाँ शरण देते हैं। अब देखो, खिलजियों का और मंगोलों का जानी दुश्मनी होता है। अब ये क्या करता है, अलाउद्दीन को यह बात का पता लगता है, ये नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पे आक्रमण कर देता है। नतीजा ये होता है कि यहाँ पर खिलजी की सेना हार जाती है और नुसरत खां को मार दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब खिलजी को फिर इस बात से झटका लगता है, अब ये इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहता है, तो वो कूटनीति का सहारा करता है। हमीर देव के राज दरबार से 2 राजपूत सरदार रनमल और रतिपात को भड़का देता है, अपने क्षेत्र में कर लेता है और वो हमीर देव के साथ विश्वासघात करता है और अलाउद्दीन की सेना को किले के अंदर पहुंचा देता है, जहां युद्ध होता है और हमीर देव जो होता है युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। जो इसकी मृत्यु की खबर इनके पत्नी और उनके बच्चों को लगती है, तो ये दोनों जौहर कर लेते हैं। जौहर प्रथा के तहत प्राण त्याग देते हैं, मतलब जलती आग में अपने शरीर को झोंक देना, ताकि शत्रु आपके शरीर तक ना पहुंच पाएं। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके राजकवि अमीर खुसरो भी होते हैं, जो इस जौहर का सजीव वर्णन किया था, मतलब इनके सामने यह घटना घटी थी। अब इस घटना का वर्णन आपको तारीख़-ए-अलाई और हमीर महाकाव्य में भी वर्णित है। अब एक बात को आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के समय जब भारत में हमला होता है, तो उस टाइम राजा दाहिर की जो पत्नी होती है, उन्होंने सर्वप्रथम जौहर किया था। अगला अभियान होता है मेवाड़ का। उसमें 1303 ईस्वी में खिलजी का आक्रमण होता है। उसकी राजधानी चित्तौड़ होती है। यहाँ के राजा होते हैं रावल रतन सिंह, उनकी पत्नी होती है पद्मावती, जो कि उस टाइम की विश्व सुंदरी कन्या में गिना जाता है इन्हें। और इन्हीं के कारण खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता हो तथा इस क्षेत्र को घेर लेता है। अब रावल रतन सिंह के 2 सेनापति होते हैं, बहुत ही वफादार और बहुत ही महत्वाकांक्षी, गोरा और बादल। अब क्या करता है, खिलजी को तो पता है कि वो महल के अंदर नहीं घुस सकता है, तो वो क्या करता है कि संधि प्रस्ताव रखता है रावल रतन सिंह के समक्ष।
अब रावल रतन सिंह खिलजी से मिलने जाते हैं तो धोखे से इन्हें कैद कर लेता है। अब इस पूरे घटना की जिम्मेदारी रानी पद्मावती गौरव बादल को सौंप देती हैं। गौरव बादल बहुत ही बहादुरी के साथ एक रणनीति बनाते हैं और खिलजी के खेमे में चले जाते हैं। वहाँ पहले अपने राजा को छुड़ाते हैं और उन्हें किले की तरफ भेज देते हैं और फिर वो खिलजी से युद्ध करते हैं। खिलजी का खेल ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म था, लेकिन खिलजी यहाँ पर कूटनीति का सहारा लेता है और महिलाओं के पीछे जाकर छिप जाता है। गौरव बादल जो थे वो महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते थे, महिलाओं पे हथियार नहीं उठाते थे। इसी का फ़ायदा उठा के इनकी हत्या कर दी जाती है, धोखे से इनकी भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये लोग रावल रतन सिंह का जान बचा लेते हैं, उनको सुरक्षित उनके किले तक पहुंचा देते हैं। अब देखो खिलजी क्या करता है कि वापस से आता है, फिर वापस दोबारा अटैक करता है मेवाड़ पर और रावल रतन सिंह को धोखे से मार देता है। अब इसकी खबर पद्मावती को मिलती है तो पद्मावती क्या करती है कि अन्य रानियों के साथ जौहर प्रथा के तहत प्राण त्याग देती हैं, वो भी अपना जान दे देती हैं। अब इस बात का जौहर के बाद खिलजी किसी भी तरीके से मशक्क़त करके महल के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि सारे लोग जल चुके हैं, तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों का नरसंहार कर दिया। लगभग 30,000 राजपूतों को वो मार देता है। चित्तौड़ विजय के बाद इस क्षेत्र को खिज्र खां के हवाले कर देता है और यहाँ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। खिज्र खां जो होता है अलाउद्दीन का सेनापति होता है तथा उसका पुत्र भी होता है। और ये जो घटना होती है उसे ममलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना पद्मावत में वर्णित किया है। 1540 ईस्वी में ये रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। और फिर उसके बाद फिर होता है 1305 ईस्वी में मालवा अभियान खिलजियों का। वहाँ के शासक होते हैं मालवा के महलदेव और जो अपने प्रधानमंत्री कोका प्रधान की सहायता से शासन करता है। और खिलजियों का जो नेतृत्व करते हैं सेना का एनएल मुल्तानी, यहाँ पे भी उनको जीत मिलती है। सिवाना के क्षेत्र में 1308 ईस्वी में अटैक करता है, वहाँ के शासक होते हैं शीतल देव। इस क्षेत्र में भी खिलजियों को जीत मिलती है। अब देखो 1308 ईस्वी में अफगानिस्तान में मंगोलों का फिर कुछ हलचल होता है तो अलाउद्दीन ने अपनी सेना भेजी, किसके नेतृत्व में? गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक। ये क्या करते हैं, कंधार, गजनी, काबुल के क्षेत्र में मंगोलों को ऐसा कुचलता है कि दोबारा दिल्ली के तरफ आक्रमण करने का वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। चलो इस क्षेत्र में भी खिलजियों की जीत होती है। अफगानिस्तान क्षेत्र में उनका अधिकार हो जाता है। 1311 ईस्वी में जल्लौर पे उनका हमला होता है खिलजियों का। यहाँ के शासक होते हैं कान्हड़ देव, जिसे सोनगरा चौहान भी कहते हैं। उनका खिलजियों के सेना का नेतृत्व करते हैं गुले बहस्ती। इस क्षेत्र में भी उन्हें विजय मिलती है खिलजियों को। नतीजा होता है सिवाना और जल्लौर का क्षेत्र खिलजी के संयुक्त शासक बनाते हैं कमालुद्दीन गर्ग को, उनके अधीन ये क्षेत्र दे देते हैं वो। अब देखो 1296 ईस्वी में हम लोगों ने देखा था जलालुद्दीन के वीडियो में कि देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव होते हैं, यादव वंश के शासक, उनसे संधि करता है। इस क्षेत्र को खिलजी जीतता है और उनसे संधि करता है और संधि के पश्चात एक शर्त रखता है कि प्रतिवर्ष एलिचपुर या एलजीपुर, दोनों एक ही नाम है, का आय भेजने का वादा करता है। किंतु 1306 ईस्वी में आय दिल्ली नहीं भेजा जाता है। अब देखो एलिचपुर खिलजियों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि देखो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर खिलजियों का सैन्य बंकर था और ये महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ता था और देवगिरी के क्षेत्र में आता था। तो खिलजी क्या करता था कि सैनिकों का खर्च कहाँ से निकले, तो रामचंद्र देव से एलिचपुर की पूरी आय मांग लेता था, पूरा टैक्स मांग लेता था, जिससे खिलजियों का जो सैन्य बैंकर में सैनिकों का खर्च चलता था। तो 1306 में इसने आय देना बंद कर दिया, खर्च कर देना बंद कर दिया। अब ये देखता है कि अब यहाँ तो तख्ता पलट हुआ, साम्राज्य विस्तार चल रहा है, तो ये कर देना बंद कर देता है। तो नतीजा होता है कि सैनिकों को राशन नहीं मिल पाता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि रामचंद्र देव ने अपने यहाँ गुजरात के शासक कर्ण बेगल को शरण दिया था, ठीक है। तीसरा कारण हो गया कि कर्ण बेगल की पत्नी जो होती है कमला देवी, उनकी पुत्री देवल देवी गुजरात में होती है, जो कि कमला देवी ने बोला होता है कि उसकी बेटी उसे चाहिए। तो ये 3 कारण होते हैं देवगिरी पे हमला करने के खिलजियों के। तो 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर और अल्प खां के नेतृत्व में देवगिरी पर हमला करता है। अल्प खान जो होता है कर्ण बेगल को पराजित करता है और उसकी पुत्री देवल देवी को दिल्ली भेज देता है, जहां अलाउद्दीन अपने पुत्र खिज्र खां से उसका विवाह कर देता है। अब इस हमले में देवगिरी के जो शासक होते हैं रामचंद्र देव बंदी बनाए गए और दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किए जाते हैं। खिलजी उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है तथा रामचंद्र देव को रामरायन की उपाधि देता है और 6 महीने अपने पास रखने के पश्चात 1 लाख सोने का टंका और नवासारी का जिला देकर वापस लौटा देता है, भेज देता है। अब देखो इतिहासकार ये कहते हैं कि रामचंद्र देव जो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उनकी सारी शर्तों को मान लेते हैं। इस कारण खिलजी उन्हें सम्मान के साथ जाने देता है। लेकिन 1313 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद इनका वारंगल क्षेत्र पर अभियान होता है 1311 ईस्वी में। काकतीय वंश का शासक होता है, वहाँ के राजा होते हैं प्रतापरुद्र द्वितीय। अब यहाँ पर रामचंद्र देव देवगिरी के शासक ने मलिक काफूर को सैन्य सहायता प्रदान की होती है, और यह प्रतापरुद्र द्वितीय के पास होता है कोहिनूर हीरा, जो गोलकुंडा के खान से प्राप्त होता है। बहुत ही मशहूर हीरा होता है ये, बहुत ही इसके डिमांड होते हैं। लेकिन इस अभियान में मलिक काफूर को जीतने के बाद, उसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद, यह मलिक काफूर को सौंप देते हैं। साथ ही सोने की मूर्तियाँ, आभूषण और बहुत सारे धन दौलत, ये सब मलिक काफूर अपने अधीन में ले लेता है और दिल्ली में जाकर अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में सौंप देता है। उसके बाद द्वार समुद्रम में होयसल वंश का शासक होता 1311 ईस्वी में। यहाँ पर हमला होता खिलजियों का। बल्लाल देव तृतीय यहाँ के राजा होते हैं। यहाँ भी रामचंद्र देव जो देवगिरी के शासक होते हैं, उनके सेनापति पारस देव ने खिलजियों की मदद की होती है, मलिक काफूर की मदद की होती है। यहाँ पर बल्लाल देव तृतीय जो होते हैं आत्मसमर्पण कर देते हैं और तथा दिल्ली दरबार में पेश किए जाते हैं। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो होता है बल्लाल देव से मित्रता कर लेता है, मित्र बना लेता है। 10 लाख टंका उपहार देता है और छत्र आदि भेंट करता है, मतलब राजाओं की तरह इन्हें सम्मान देता है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है। बल्लाल देव जो होते हैं काफूर को मदुरा, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता देते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे धन दौलत मिलने की संभावना होती है मलिक काफूर को, अलाउद्दीन खिलजियों को। अब ये आगे का अभियान करते हैं, मदुरा पे अटैक करते हैं। वहाँ के शासक होते हैं पांड्य शासक। 1311 में अभियान होता है और वहाँ के शासक होते हैं मारवर्मन कुलशेखर। इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके 2 पुत्र होते हैं, वीर पांड्य, सुंदर पांड्य। इन दोनों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। अब मलिक काफूर का आक्रमण भी उसी क्षेत्र में उसी टाइम होता है। अब दोनों भाई क्या होता है, राजधानी से पलायन कर जाते हैं, ना अधीनता स्वीकार करते हैं, ना कोई इनके द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, ना मारे जाते हैं, वापस लौट के ही नहीं आते हैं। मलिक काफूर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो धन दौलत लूटते हैं और आगे के अभियान पर निकल जाता है। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर जो होता है रामेश्वर से सुदूर तमिलनाडु तक अभियान किया और वह लिंग महादेव के मंदिर पर भी आक्रमण कर वहाँ का खजाना लूट लेता है और कई आसपास के मंदिरों को भी लूटा और कई मंदिर को तोड़वा भी दिया। और इस अभियान में मलिक काफूर को सबसे अधिक धन प्राप्त होता है। तो देखा, बल्लाल देव से इसी कारण वो मित्रता करता है। अब देखते हैं इसके अर्थशास्त्र को, मतलब अपना नीति अपनाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य अभिषेक के बाद उसके राज्य में कुछ विद्रोह होते हैं। इसके विद्रोह के लिए अपने अधिकारियों को वो भेजता है पता लगाने के लिए। तो पता चलता है कि सुल्तान को जनता की गतिविधियों की जानकारी न होना। वो तो लगा था अपने क्षेत्र विस्तार के काम में, तो राज्य में जनता की गतिविधियों को उसको कुछ पता नहीं होती है। फिर बाद में क्या होता है कि मलिक और अमीरों के मध्य घनिष्ठ संबंध होना और उसके पास धन एकत्रित हो जाना। अब देखो, मलिक जो होते हैं वैसे लोग होते हैं जो राजघराने से संपर्क रखते हैं, और अमीर वो जो लोग होते हैं जो राज्य के पैसे वाले लोग होते हैं, व्यापारी लोग, अन्य लोग, और उनके पास अधिक धन एकत्र होना और राज्य में मद्यपान का प्रयोग बढ़ना। अब इन कारणों को देखते हुए तुरंत जो होता है समाधान के लिए तुरंत 4 निर्देश जारी करता है अलाउद्दीन खिलजी। पहला क्या करता है कि जनता की जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर विभाग का गठन करता है। गुप्तचर विभाग जनता की सारी प्रॉब्लम की जो भी समस्या होती है वो सुल्तान के समक्ष देने लगते हैं। अब पूरे राज्य में मद्य को निषेध कर देता है, शराब की खुलेआम बिक्री पर बैन लगा देता है, रोक लगा देता है। हालांकि महल के अंदर शराब चलते थे। मलिक और अमीरों को आपस मिलने पर रोक देता है। और क्या करता है, राज्य के सभी राजकीय अनुदान, पुरस्कार, इनाम, वक्त की भूमि जो जीती गई ज़मीनें होती हैं उसे छीनकर खालसा भूमि में बदल देता है, यानी कि उनकी एसेट्स को कम कर देता है। तो इससे धन बैलेंस में आ जाता है उन लोगों का और इस समस्या से उन्हें निजात मिल जाता है। अब देखो उनकी रणनीति क्या होती है। उत्तर भारत के जो राज्य होते हैं उन्हें सुल्तान अपने शाही नियमों के तहत नियंत्रित करता है, मतलब उसे खुद ही नियम बनाता है, खुद ही नियंत्रित करता है। लेकिन दक्षिण भारत के जो क्षेत्र होते हैं वो सभी प्रदेशों से प्रतिवर्ष भारी कर का भुगतान किया करते थे उसे। दक्षिण भारत के क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी को वो एक व्यवहारिक नीति अपनाता था। वो जो थे वो सालाना कर दिया करते थे दिल्ली सल्तनत को, और वो उनके अधीनता स्वीकार कर चुके थे। मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान होता है और खिलजी के अधीन में दक्षिण भारत का ये क्षेत्र आ जाता है। अब इससे क्या होता है कि खिलजी के पास अपार पैसा आ जाता है। अब खिलजी इससे क्या करता है कि किसानों की सहायता में लगाता है। क्या करता है, किसी उपज पर 50% तक कर को माफ़ कर देता है, जिससे किसानों पर बोझ कम हो गया और वे कर के रूप में अपनी ज़मीनें किसी को देने के लिए बाध्य नहीं हुए। भैया ये ऐसा क्यों किया? तो देखो बात क्या है कि मूल्य नियंत्रण नीति खिलजी ने लागू की थी, क्योंकि इसने बाजार का स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि इसकी सेना विशाल थी और ये पहला सुल्तान था जो नगद वेतन के आधार पर सेना को रखा था। तो मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया, इसके चलते वो इनके कर को माफ़ कर दिया। अब इसका फ़ायदा देखो आगे क्या होता है। इसके तहत अनाज, कपड़े, दवाई या पशु जो होते हैं वो निर्धारित मूल्य पर बेचे जा सकते थे
और इनका जो मूल्य होता है, निर्धारित मूल्य, वास्तव में बहुत कम होता है, जिसका फ़ायदा नागरिकों को और सैनिकों को मिलता है। दूसरा क्या करता है, ये भू राजस्व सुधार करता है, जिससे भूमि की पैमाइश यानी भूमि का नापन के अनुसार लगान वसूलता है। इसके लिए विभाग बनाता है दीवाने मुस्तकराज विभाग, और जो राज्य की दर होती है वो सिर्फ 20वां की मापक होती है। जैसे हम लोग एकड़ बीघा में नापते हैं ना, वैसे उस टाइम 20वां में मापी जाती थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी जो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक होता है, इसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया होता है। जो दिल्ली का पहला राज्य होता है जो भूमि के वास्तविक मापन के आधार पर राज्य का लगान वसूलता है, राज्य की आय को निर्धारित किया होता है। इसने 2 तरीके के कर को लगाए होते हैं, चरी कर और चराई कर। जो चरी कर जो होता है मकान पर लगाया जाता है, चराई कर जो होता है दुधारी पशुओं पर लगाया जाता है। अब देखो इसके बाजार नियंत्रण नीति को। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होता है जिसने नगद वेतन के आधार पर अस्थायी सेना खड़ा की होती है, और यह पहला सुल्तान होता है जिसने बाजार नियंत्रण नीति को लाई होती है। मोयलैंड के अनुसार इसकी सेना इतनी बड़ी होती है कि साधारण वेतन भी अगर उन्हें दिया जाता तो अलाउद्दीन खिलजी का जो खजाना है 5 से 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। अतः अलाउद्दीन क्या करता है कि सेना के वेतन में कमी कर देता है और बाजार की स्थापना करता है। अब देखो बाजार की स्थापना क्यों किया। बाजार की स्थापना करता है और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया। इससे क्या होता है कि वस्तुओं की मूल्य और उसकी दरों में कमी कर दी। कमी कैसे किया। अब देखो किसानों के कर को माफ़ कर दिया तो किसानों की उपज जो होती है उन्हें उस पर कम लागत लगता है, कम लागत लगा तो मूल्य भी कम हो गई और उसकी दर भी कम हो गई। इस तरीके से वो ज़रूरत की सारी सामानों के मूल्य को कम कर देता है और इसका फ़ायदा दूसरे तौर पे सैनिकों को मिलने लगता है। मुख्य रूप से सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराता है, और बाजार का जो अधीक्षक होता है वो मलिक काफूर को नियुक्त करता है, और यह बहुत ही कड़े नियम कानून के साथ बाजार के नियम को लागू करता है। अगर मान लो कोई दुकान वजन में कुछ कम भार को तौलता है तो उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता है। ऐसे खतरनाक नियम लगाता है। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ मूल्य नियंत्रण नीति को ये लागू करता है और बाजार नियंत्रण नीति को चलाता है सैनिकों के लिए। उसके अलावा कई एक विभाग को बनाता है, दीवाने रियायत, साहने मंडी, वरीदे मुनीर, इसको तो जानते हो आप, गुप्तचर विभाग, नाजिर, परवाना नसीस, ये परमिट देते थे, मुहतसिब, ये शेयर मार्केट और दलालों पर नज़र रखते थे कि कोई दलाली तो नहीं कर रहा, कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा। ये सभी विभागों के तहत वो अपने बाजार नियंत्रण नीति को कंट्रोल करता था। और उस वक्त के जो कोतवाल होते थे वो नगर के प्रधान होते थे, और इसने एक गोदाम की व्यवस्था की। देखो गोदाम की व्यवस्था की। अब इसने जो विभाग बनाया था उसके तहत एक ये चीज़ जो था वो जमाखोरी का, वहाँ की आम जनता थी वो जमाखोरी करती थी, लेकिन खिलजी के सख्त हिदायत पर वो जमाखोरी करना गैर कानूनी था और लोग डर से ये काम नहीं करते थे। तो जो एक्स्ट्रा अनाज जहाँ पर ज़्यादा उपज हुआ उनको कर ज़्यादा देना पड़ता था। आप खाओ भी और बेचो भी, लेकिन आपको टैक्स ज़्यादा लगेंगे। और वो जो ज़्यादा अनाज होते थे वो खिलजी अपने गोदाम में डाल लेता था, जो अकाल जैसी समस्या के निवारण हेतु बनाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसके युद्ध के लूट का वर्णन बर्नी, जो इतिहासकार हैं, बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। यह अपने लूट का 1/5 हिस्सा सैनिकों में बांट देता था, यानी 5 रुपये लाता था तो उसमें एक रुपया सैनिकों को बांट लिया, 100 रुपये लाए तो उसमें 20 रुपया सैनिकों को बांट दिया। ऐसा था, मतलब वो सैनिकों को में भी लूट का हिस्सा बांटता था। यह पहली बार घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा को चलाया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा को चलाया। ये देखो घोड़े दागने की प्रथा चलाते क्योंकि हम लोगों ने देखा इसकी विशाल सेना थी, और हुलिया प्रथा सैनिकों को एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क देता था कि कौन से विभाग का घोड़ा है, कौन से विभाग के सैनिक हैं। तो ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने ये 2 प्रथा चलाई। इसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे प्रसिद्ध और विद्वान कवि रहते थे। अमीर खुसरो जो वही हैं जिन्होंने सितार का आविष्कार किया, वीणा में संशोधन किया, इन्हें तोता या हिंदी कहते हैं, और यही थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का कालकाल को देख रखा है। स्थापत्य कला को देखें खिलजी की, इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया जो प्रारंभिक तुर्की कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। साथ ही इसने हौज खास का निर्माण कराया, सीरी फोर्ट, हजार खंबा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थापत्य क्षेत्र में अपना योगदान दिया, जो बहुत ही आज के टाइम पे समझ लो आपके टूरिस्ट प्लेस हैं ये सब। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो होती है 1316 ईस्वी में होती है, और इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में है।
अब इसके लिए इतिहासकारों का क्या है मत, वो देखिए। बर्नी इतिहासकार हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति को मध्य युग का चमत्कार कहते हैं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहते हैं, जो आगे के सुल्तानों के द्वारा उसका कत्ल कर दिया गया, क्योंकि बाजार नियंत्रण नीति खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के बाद ही इस नीति को समाप्त कर दिया जाता है। और इस बाजार नियंत्रण नीति का उल्लेख जो है तारीख़ फिरोज शाही में बर्नी ने किया है। बर्नी ने फतवा ए जहांगीरी तथा तीरों के तारीख़ फिरोज शाही में भी अलाउद्दीन के विजय अभियान का वर्णन किया है, वहाँ से भी इसका पता चलता है। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन के राजकवि थे, राज दरबारी थे, उसके खजाइन उल फुतूह में भी अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखना, अलाउद्दीन खिलजी को अकबर का पुरोगामी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो देखो अलाउद्दीन ने जो दक्षिण भारत में जो अभियान किया था, व्यवहारिक नीति के तहत जो वहाँ के राज्यों को ये हैंडल करता था, मतलब अपना शासन लागू करता था। राजा रहते थे लेकिन वो अपना कर के रूप में अपना योगदान दिल्ली सल्तनत को दिया करते थे। साथ ही अगर यह कोई सैन्य कार्रवाई करता थे तो आसपास के क्षेत्र उसे सहयोग करते थे। तो इसी नीति को भी अकबर फॉलो करता है। इस चलते अलाउद्दीन को अकबर का पुरोगामी माना जाता है। तो ये था इस वीडियो का एंड। मैंने इस अलाउद्दीन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर अप किया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन के साथ आपके समक्ष लाए हैं। तो आप अंतिम तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा यूट्यूब चैनल है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।